बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 169 पे। सेक्शन 169 जो है वो टैक्स कलेक्टेड आर डिडक्टेड एज ए फाइनल टैक्स कि जो टैक्स एज ए फाइनल टैक्स हम ट्रीट करते हैं, जो कि हमने सेक्शन 168 में भी पढ़ा था कि किस किस की एडजस्टमेंट हो सकती है और कौन सा फाइनल टैक्स होगा। आपको पता है कि जब फाइनल टैक्स जो ट्रीट होता है उसमें कोई डिडक्शन या आपको एडमिजिबल नहीं होता, कोई आपने एक्सपेंडिचर क्लेम करने नहीं होते, कुछ नहीं करना होता, बस उस इनकम के अगेंस्ट जो टैक्स आपका कट गया वो फाइनल टैक्स उसको ट्रीट करते हैं हम। तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है? लॉ ये है कि दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर, कहाँ कहाँ, ये अभी हमने पीछे सेक्शन 168 में पढ़ा था। द टैक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इन द फाइनल टैक्स अंडर सब सेक्शन 1E ऑफ सेक्शन 152 एंड 152A जो कि फॉरेन नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स की जाती हैं, एंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154 जो कि IT सर्विसेज के अगेंस्ट एक्सपोर्ट के जो पेमेंट्स आती हैं और उन पे फाइनल टैक्स 1% या किसी के पास एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की बोर्ड की अगर परमिशन है, रजिस्टर्ड है, तो उससे 0.25% टैक्स काटा जाता है, वो भी फाइनल टैक्स होता है। और इसी तरह जो सेक्शन 156 के जो अनामी स्कीम और या कोई बॉन्ड प्राइज विनिंग बॉन्ड में उसको मिलता है तो वो भी फाइनल टैक्स होता है। और इस तरह सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 230Z जो है वो भी जो फाइनल टैक्स हैं, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनके लिए क्या कहता है? सब सेक्शन 2 है वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज, जहाँ ये सेक्शन अप्लाई होता है। द इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ द इनकम इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन। तो किसी भी हेड ऑफ इनकम में इसको हम नहीं लेंगे, ना सैलरी में लेंगे, ना प्रॉपर्टी में लेंगे, ना बिजनेस में लेंगे, ना बाकी दो में लेंगे कि ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आएंगे। और नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर इंक्लूड ड्राइविंग दिस इनकम, कि इस इनकम को कमाने के लिए कोई भी एक्सपेंस अगर हुआ है तो उसकी भी डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगी। द अमाउंट ऑफ इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाई, तो इसकी अमाउंट किससे नहीं रिड्यूस होगी? द डिडक्टिबल अलाउंस अंडर पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 3 के तहत डिडक्ट नहीं होगी। और सेट ऑफ एनी लॉस, या कोई लॉस भी इसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करेगा। द टैक्स डिडक्टिव शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाई एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अगर कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ हो गया तो उससे भी इसको नहीं रिड्यूस किया जाएगा। देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ एनी टैक्स कलेक्टेड। हाँ, तो अब ये है कि रिफंड के सिलसिले में जो फाइनल टैक्स है, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट का पढ़ लिया या नॉन रेजिडेंट का, इसके रिलेटेड कोई रिफंड नहीं मिलेगा कि अगर ये ज़्यादा भी कट गया है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना जो बनाया उसमें से ये टैक्स ज़रा ज़्यादा कट गया, लेकिन फिर इसका रिफंड नहीं मिलेगा। नो रिफंड ऑफ टैक्स कलेक्टेड आर डिडक्टेड unless the tax so collected or deducted is in excess of the amount of which the taxpayer is chargeable to tax under this ordinance, किसी और के तहत हो और वो दूसरा किया जा सकता है, लेकिन फाइनल टैक्स का रिफंड नहीं हो सकता। द टैक्स डिडक्टिबल हैज़ नॉट been deducted or short deducted, the said non-deduction or short deduction may be recovered under section 162 and all provision of this ordinance shall apply accordingly। तो अगर किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं किया या डिडक्ट नहीं किया तो वो उससे रिकवरेबल है, जो 162 के तहत उससे रिकवर किया जाएगा, और ये जैसे गवर्नमेंट का एरियर है वैसे ही उसको रिकवर किया जाएगा। वेयर ऑल द इनकम ड्राइव्ड बाई अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू द फाइनल टैक्सेशन अंडर प्रोविजन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 under section 5, 6 and 7 assessment shall be treated has been made under section 120, तो उसको अंडर 120 इनकम कंसीडर किया जाएगा जहीं भी है। तो अब एक्सप्लेनेशन के लिए दी एक्सप्रेशन असेसमेंट शैल बी ट्रीटेड एज हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 120 मीन्स के 120 के तहत जो असेसमेंट की जाएगी उसका क्या मतलब है? द कमिश्नर शैल बी टेकन to have made an assessment of the income for the tax year and tax due thereon equal to those respective amount specified in a return, के जो रिटर्न में स्पेसिफाई की गई है अमाउंट उसकी इनकम की और टैक्स की, उसके मुताबिक असेसमेंट होगी। और रिटर्न शैल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस एंड टू बी एन असेसमेंट ऑर्डर, तो रिटर्न को इस मकसद के लिए लिया जाएगा कि इस ऑर्डिनेंस के लिए और असेसमेंट ऑर्डर के लिए। सबसेक्शन 4 है वेयर द टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड एज ए फाइनल टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड द 100% higher than the rate as prescribed by the
said tax under the 10th schedule। ये एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। The final tax shall be tax rate prescribed in the first schedule and the excess tax collected under 10th schedule specified reason not appearing in the active taxpayer list shall be adjustable in case of return is filed before finalization of assessment in the provision of rule 4 of the 10th schedule। अब जिन लोगों का फाइनल टैक्स कट रहा है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, तो अगर वो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनका 100% ज़्यादा कटेगा। जैसे कि जो आईटी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं उनका 1% कट रहा है तो वो नहीं टैक्स देंगे, 2% कटेगा। अगर बैंक पे प्रॉफिट का कट रहा है वो 20% अब हो गया है, अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा तो वो 40% हो जाएगा। इसी तरह जो लोग ये कहते हैं कि नहीं एक्टिव टैक्स पेयर होने से या रिटर्न फाइल करने से बंदा फंस जाता है, फंसता नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ बच जाता है। बच इसलिए जाता है कि देखें आपका प्रॉफिट पे 20% टैक्स कट रहा है, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो आपका 40% टैक्स कट रहा है, 100% ज़्यादा टैक्स कट रहा है हर जगह पे। तो इसलिए अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी रिटर्न फाइल करें और ऑन टाइम फाइल करें ताकि आप ये बेनिफिट ले सकें। शैल भी तो अगर वो आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है या डिडक्ट हुआ है वो आपको उसको वापस एडजस्ट हो जाएगा उसमें। लें जी, अब आ गया मीठा मीठा सेक्शन के रिफंड का, कि पहले हम बात कर रहे थे पैसे देने की, अब हम बात करेंगे कि FBR से पैसे लेने भी हैं, तो वो किस तरह लेने हैं ये तरीक़ेकार अब मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम फ़ायदे की बातें भी बताएंगे, सिर्फ आपको टैक्स देने की बातें नहीं बताएंगे। तो क्या है जी, पार्ट हमारा आ गया 6 और रिफ़ंड क्या होते हैं कि आपके अगर टैक्स ज़्यादा चला गया है गवर्नमेंट की तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो पैसे आपको वापस कर देगी और आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये नहीं है कि FBR रिफ़ंड देगा नहीं या लेने में मुश्किल होगी। अब अगर आप प्रोसेस पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो रिफ़ंड आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। तो इसके लिए लॉ क्या कहता है वो भी हम पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। Refunds the taxpayer who has paid a tax in excess amount which the taxpayer is properly chargeable under this ordinance may apply for the commissioner for the refund of the excess amount। कि अगर आपने कोई पैसे जमा करवाने थे और आपके ज़्यादा पैसे जमा हो गए जितनी आपकी असेसमेंट बनती थी, जितना आपका टैक्स बनता था। सपोज़ आपने जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने और आपका टैक्स बन रहा था 1 लाख रुपया, लेकिन आपका जो विद हेल्ड हो चुका है वो 1,20,000 हो चुका है, तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कमिश्नर को आप अप्लाई करेंगे कि मेरा 20,000 रुपया ज़्यादा है तो वो मुझे रिफ़ंड किया जाए, तो वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। इसी तरह जो लोग सैलरीड पर्सन है वो सैलरी पे अपना टैक्स दे देते हैं, लेकिन बाद में वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी पे एडवांस टैक्स देते हैं या किसी और गाड़ी ख़रीदते हैं उस पर एडवांस टैक्स देते हैं, तो वो उसका टैक्स एडजस्टेबल हो जाता है, वो रिफ़ंड हो जाता है अगर वो रिफ़ंड अप्लाई करे तो। इसी तरह सेक्शन 1A है, वेयर एनी एडवांस आर लोन टू विच द सब सेक्शन E ऑफ क्लास 19 ऑफ द सेक्शन 2 अप्लाइज इज repaid by the taxpayer, he shall be entitled to refund of tax if any paid by him as a result of such advance or loan having been treated as dividend under the aforesaid provision। तो इसी तरह किसी ने कोई अगर एडवांस या लोन लिया हुआ है और उस पर भी टैक्स कटा है तो वो भी उसका रिफ़ंड हो जाएगा। तो जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से देनी है, एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी किस तरह से होगी, मेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ज़ाहिर है जो रूल्स के मुताबिक प्रिस्क्राइब किया गया है उसके मुताबिक वो होगी। बी है वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और उसको वेरीफाई किया जाएगा। एंड मेड विद इन 3 ईयर्स ऑफ द लेटर ऑफ, 3 साल के अंदर किससे जी, नंबर 1 इन केस विच द कमिश्नर हैज़ इशू द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर फॉर द टैक्स ईयर फॉर विच रिफंड एप्लीकेशन रिलेट्स, कि जिस टैक्स पीरियड में रिलेट कर रही है और उसमें कमिश्नर ने जब असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया और आपका रिफंड उसमें बन रहा है तो उसके 3 साल के अंदर, या फिर विद द डेट ऑन विच द टैक्स वाज पेड, या जिस दिन टैक्स पे किया था। तो इसमें ईयर और लेटर ऑफ इनमें से जो 3 साल जो भी बाद में आता है उसके अंदर 3 साल बहुत अरसा होता है, उसमें आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड द टैक्स पेयर हैज़ बिन ओवर पेड द कमिश्नर
शेल, जहां कमिश्नर सेटिस्फाई होगा कि इसने ओवर पे किया है तो वो उसको रिफंड कर देगा। क्लास ए में क्या है, अप्लाई द एक्सेस इन रिडक्शन ऑफ एनी अदर टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स पेयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। क्या कर सकते हैं कि या तो रिफंड नहीं दे रहा तो ये होगा कि उसने कोई और टैक्स पे करना था, उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उतने टैक्स से उसकी रिडक्शन हो जाएगी। अप्लाई द बैलेंस ऑफ एक्सेस इफ एनी इन रिडक्शन ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर पे अदर आर्डर, या फिर उसकी कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, या फिर रिफंड द रिमाइंडर इफ एनी टू द टैक्स पेयर, तो बाकी जो बचेगा वो टैक्स पेयर को रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह से यानी कि वो एडजस्ट कर सकता है किसी अगली इनकम के अगेंस्ट, लाइबिलिटी के अगेंस्ट, उसकी कोई एरियर्स हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है और बाकी रिफंड हो जाएगा। द कमिश्नर शैल विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 सर्व ऑन द पर्सन अप्लाइंग फॉर रिफंड एंड ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द डिसीजन आफ्टर प्रोवाइडिंग द टैक्स पेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो जो विद इन 60 days जो है कमिश्नर जो है उसको प्रोसेस करेगा और उसको हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उसका डिसाइड किया जाएगा। ए पर्सन एग्रीव्ड बाई, अगर वो ऑर्डर जो किया गया है उससे पर्सन जो है वो एग्रीव होता है, उससे मुतफिक नहीं होता, एन ऑर्डर पास अंडर सब सेक्शन 4 आर द फेलियर टू द कमिश्नर टू पास एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 4 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन में प्रेफर एन अपील अंडर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। तो वो अपील करेगा कमिश्नर अपील के पास अगर उसका रिफ़ंड रिजेक्ट कर दिया गया है या उसको दिया नहीं गया। तो इसी तरह द बोर्ड में मेक रूल रेगुलेशन प्रोसीजर्स एक्सपीडिशियस प्रोसेसिंग ऑफ ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ रिफंड थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड जो है वो ऑटोमेटिक जैसे कि फास्टर बना हुआ है जो कि है सेल्स टैक्स में, कि जब कोई फास्टर में रिफ़ंड अप्लाई करता है तो विद इन 72 आवर के अंदर उसको रिफ़ंड मिल जाता है और टैक्स पेयर के अकाउंट में आ जाता है। और फिर अगले 8 दिन में वो प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है कि अगर उसमें कोई वैलिड हो रहा है, सिस्टम उसको वैलिड कर रहा है तो वो 8 दिन में 8 दफ़ा उसको रिफ़ंड मिल जाता है। तो इट्स मीन कि वो ऑटोमेटिक है और बड़ा तेज़ी से रिफ़ंड लोगों को मिल रहा है। तो इसी तरह इनकम टैक्स में भी ये प्रोसेस बोर्ड जो है नोटिफाई करेगा और प्रोसेस करेगा। सेक्शन है 170A, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस ऑफ रिफंड बाय द बोर्ड। तो जो प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिफंड होगा, उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व ही नहीं होगा। आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें रिफंड अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके आपके अकाउंट में उसका रिफंड चला जाएगा। तो वो क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन 170 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस commencing from tax year 2021, the board may process and issue a refund to the taxpayer who has filed the return of income without requiring any refund application by the taxpayer to the extent of tax credit verified by the board computerized system as may be prescribed. The refund amount sanctioned under this section shall be electronically transferred in the taxpayer's notified bank account. तो वो जो मैंने आपको बात बताई कि प्रोसेस खुद करेगा सिस्टम और आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। सब सेक्शन सेक्शन है 171, एडिशनल पेमेंट फॉर डिले ऑफ रिफंड, कि अगर रिफंड में डिले होता है तो सैंक्शन हो गया और रिफंड आपको मिला नहीं तो उसके लिए जो है वो FBR आपको उसकी एडिशनल पेमेंट देगा उस अमाउंट के अगेंस्ट। तो एडिशनल पेमेंट क्या है, जैसे कि वो सरचार्ज FBR लेता है, इसी तरह अगर उसके पास पड़ा हुआ है पैसा तो वो भी एडिशनल देगा। ला क्या कहता है, वेयर रिफंड ड्यू टू अ टैक्स पेयर इज पेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑन विच इट बिकम ड्यू, यानी कि ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया गया 3 महीने में। द कमिश्नर शैल पे द टैक्स पेयर फर्दर अमाउंट बाई वे ऑफ कंपनसेशन एट द रेट ऑफ काइबर प्लस 0.5%। काइबर का जो भी रेट होगा कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट और उसमें 0.5% प्लस करके देगा पर एनम ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड कंप्यूटेड फॉर द पीरियड commencing at the end of the 3 month of the period ending to the date on which it is paid। तो 3 महीने जब ड्यू हो गया 3 महीने बाद से लेके जिस डेट तक वो आपको रिफंड मिलता नहीं है उसका आपको एडिशनल पेमेंट मिलेगी, provided that where there is a reason to believe that the person has claimed the refund which is not admissible to him, provision regarding the payment of such additional amount shall not apply
till the investigation of the claim completed and claim is either accepted or rejected। हाँ, अगर आपने रिफ़ंड अप्लाई किया और कमिश्नर ने उसकी वेरिफिकेशन की तो वो आपका रिफ़ंड नहीं बन रहा था, तो फिर आपको जो है उसके एडिशनल अमाउंट नहीं मिलेगी जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और कंप्लीट होने के बाद जब आपका ड्यू हो जाएगा कि नहीं ये है वैलिड, तो उसके बाद आपको उसके ऊपर जो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मिलेगी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए रिफंड शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम ड्यू। कब उसको ड्यू समझेंगे? नंबर 1 है, क्लास ए है, इन केस द रिफंड रिक्वायर्ड टू बी मीट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन अपील टू द कमिश्नर अपील, एन अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल, रेफरेंस ऑफ द हाई कोर्ट और एन अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द डेट ऑफ रिसीट्स ऑफ सच ऑर्डर बाय द कमिश्नर। कि किसी अथॉरिटी ने, एपलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये इसको रिफंड दो, कमिश्नर अपील हो सकता है, एपलेट ट्रिब्यूनल हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन कमिश्नर को वो ऑर्डर रिसीव होगा उस दिन से वो ड्यू हो जाएगा। इसी तरह इन केस द रिफंड रिक्वायर्ड टू बी मेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवीजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 120A ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द कमिश्नर, तो जो कमिश्नर रिवाइज ऑर्डर करेगा जिसमें रिफंड हो रहा है तो उस डेट से, आर इन दी अदर केसेस ऑन द डेट ऑफ रिफंड ऑर्डर इज मेड, या कोई दूसरी केस जहाँ पे रिफंड ऑर्डर बन जाए तो उसके बाद वो ड्यू हो जाएगा। Explanation है, for removal of doubt it is clarified that where the refund order is made on an application under subsection 1 of section 170, the purpose of compensation, the refund become due from the date of refund order made is not from the date of assessment of the income treated to have been made by the commissioner। तो उसकी जो डेट होगी कंपनसेशन की वो रिफंड बिकम ड्यू जिससे होगा, ना कि असेसमेंट ऑर्डर से होगी। सेक्शन है 171A। 171A जो है पेमेंट ऑफ रिफंड थ्रू इनकम टैक्स रिफंड बॉन्ड। तो ये एक जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि रिफंड बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स जो है वो कंपनियां इशू करती हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, कि अपने फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जिसके डिफरेंट नेम हैं, फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह एक SCCP से रजिस्टर्ड होगी रिफ़ंड की कंपनी जो बॉन्ड इशू करेगी FBR की, तो वो बॉन्ड 3 साल के लिए इशू किए जाएंगे जिस पे 10% उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा और 3 साल बाद मैच्योर होंगे। तो इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको रिफ़ंड की सूरत में बॉन्ड्स इशू कर दिए जाएंगे। इसके बारे में लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है सबसेक्शन 1 है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 170 एंड 171 द इनकम टैक्स रिफंड पेएबल अंडर द ऑर्डिनेंस में आल्सो पेड थ्रू अ इनकम टैक्स रिफंड बॉन्ड। तो जो टैक्स पे करना है वो रिफंड बॉन्ड्स के जरिए पे कर दिया जाएगा, टू बी इशूड बाय द FBR। किस कंपनी से? रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम है रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड, जो की गई है बल्कि इन द बुक एंट्री फ्रॉम थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उसका लाइसेंस होगा एज अ सेंट्रल डिपॉजिटरी अंडर सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के तहत, इन ल्यू ऑफ द पेमेंट टू बी मेड थ्रू द इशुएंस ऑफ चेक और बैंक डेबिट एडवाइस, जो कि पेमेंट देगी थ्रू चेक और बैंक डेबिट एडवाइस के लिए देगी। तो एक रिफंड सेटलमेंट कंपनी है जो कि जो आपको रिफ़ंड देना है, रिफ़ंड की बजाय आपको बॉन्ड इशू कर दिए जाएंगे, और बॉन्ड वो जो कंपनी है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। इसी तरह सबसेक्शन 2 है इसका, द बोर्ड शैल इशू अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी इशू, ये भी फाइनेंस की टर्म है, आप फाइनेंस वाले समझते होंगे। टू द FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटिंग अ डिटेल ऑफ रिफंड क्लेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड determined as payable in each for the issuance of income tax refund bond herein after referred to as a bond of the सेम अमाउंट के जो प्रोमिसरी नोट FBR रिफ़ंड की शक्ल में देगा, तो सेटलमेंट कंपनी जो है रिफ़ंड सेटलमेंट कंपनी वो उसको बॉन्ड्स जो इशू कर देगी, और वो बॉन्ड्स जो है उनके आगे क्या ट्रीटमेंट होगा? बॉन्ड शैल बी इशूड इन द वैल्यू इन मल्टीपल ऑफ 100,000 रुपीज़। 100,000 का एक बॉन्ड होगा, इसके मल्टीपल होंगे। द बॉन्ड शो इशूड हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड उसमें होगा, एंड शैल बियर एनुअल सिंपल प्रॉफिट रेट ऑफ 10%। एनुअल सिंपल जो है प्रॉफिट वो 10% होगा। तो बॉन्ड शैल बी ट्रीटेड फ्रीली एंड कंट्रीज सेकेंडरी मार्केट,
तो वो कंट्रीज़ की सेकेंडरी मार्केट में ईजी ट्रेड हो जाएंगे, उनको ट्रेड किया जा सकता है। द बॉन्ड शैल बी अप्रूव सिक्योरिटी फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, तो वो सिक्योरिटी जो कैलकुलेटिव स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो होंगे उससे भी अप्रूव्ड होगा। द बॉन्ड शैल बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स एंड कोलेटरल्स के भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये फाइनेंस वाले सारी टर्म में समझ रहे होंगे, तो फाइनेंस में जो भी यहाँ भी बॉन्ड ट्रेड हो सकते हैं, हर जगह उस बॉन्ड्स को ट्रेड किया जाएगा। एंड देयर शैल बी अ कंपल्सरी डिडक्शन ऑफ ज़कात, देयर शैल बी नो कंपल्सरी, हाँ नो कंपल्सरी डिडक्शन ऑफ ज़कात अगेंस्ट द बॉन्ड ऑफ साहिब निसाब में पे ज़कात वॉलंटरली अकॉर्डिंग टू शरा। अगर कोई पे करना चाहता है अपनी मर्जी से करेगा, अदरवाइज उसमें से वो डिडक्ट नहीं होगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मेच्योरिटी द कंपनी शैल रिटर्न अ प्रोमिसरी नोट टू द बोर्ड एंड बोर्ड शैल मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट अंडर द बॉन्ड अलॉन्ग विद प्रॉफिट ड्यू टू द बॉन्ड होल्डर्स। तो जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद बोर्ड को वापस किए जाएंगे बॉन्ड्स, और बॉन्ड जो है उसकी मैच्योरिटी के साथ जो पेमेंट ड्यू है वो बॉन्ड होल्डर को दे देगा। द बॉन्ड शैल बी redeemable in manner as subsection 9 before maturity only at the option of the board along with the simple profit payable at the time of redemption in the light of the general specific policy of the formulation by the board। तो redemption के लिए कि वो redeemable हैं, जब भी उसको करना चाहे कर सकते हैं, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट पॉलिसी होगी और उसके मुताबिक वो हो जाएंगे। द रिफंड अंडर सेक्शन 1 शैल बी पेड in the aforesaid manner to the claimant who opt to payment of this manner। तो जो ये ऑप्ट करना चाहेगा उसको इसके मुताबिक दिए जाएंगे। द फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई द प्रोसीजर टू रेगुलेट द इशुएंस ऑफ रिडम्पशन एंड अंडर मैटर रिलेटिंग टू बॉन्ड्स एज मे बी रिक्वायर्ड। तो उसको एफबीआर जो होगा वो इस प्रोसीजर्स जो है उसको रेगुलेट करेगा बॉन्ड्स की ट्रेड को और उसकी रिडम्पशन को। तो आगे पार्ट 7 है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करता है कि 1 सेक्शन 72 है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं। ये हम उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप जो अभी इसमें बताया गया है रिफ़ंड के सिलसिले में कि रिफ़ंड मिलेगा, रिफ़ंड बॉन्ड मिलेंगे, तो ये इस लेक्चर ने आपको उम्मीद है खुश किया होगा। तो जो लोग इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और दूसरों को समझाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम आए या किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।